universal gravitational constant, इसकी वैल्यू क्या है? That is 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी माइनस 2। इस जी को कहाँ पे रखते हैं? That is F is equals to G m1 m2 by d स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब देखो भाविन जी को डिफाइन करो। G is the gravitational constant which was discovered, which was given by Henry Cavendish. डिफाइन करो, डिफाइन बोलो। It is a gravitational constant which is used at the place of proportional. It is used. So G is universal gravitational constant and its value remains changed. वो सब ठीक है, इसको डिफाइन करो। डिफाइन का मतलब अगर इसे 1 रख दिया जाए, इसे 1 रख दिया जाए, इसे 1 रख दिया जाए तो जी किसके इक्वल आ जाता है? 6.6। ये आती है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि 1 kg की दो चीजें, 2 मास ऑफ 1 kg सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ठीक है, उनके बीच में कितना फोर्स लगता होगा? ये 1 रख दो, ये 1 रख दो, तो इसका मतलब है ये चीज आ जाए तभी तो जी की वैल्यू ये होगी। जी की वैल्यू कैसे पता करी कैवेंडिश ने? उसने क्या किया, 1 kg का रख दिया और 1 मीटर पे रख दिया और देखा अरे इनके बीच में तो फोर्स कितना आ रहा है बताओ? 6.67। ये चीज आ गया। तो F is equals to G और 1 रख दिया 1 kg और into 1 kg और फिर उसको उसने पता लगाया तो he found that this force is now how much? Now the force becomes equal to 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन। ठीक है, तो जरा सुनो एक बार आदित्य फिर बोलना। The force attraction force between two unit masses separated at unit distance, ठीक है, whatever is the attraction force between unit masses separated at unit distance, it is known as universal gravitational constant। यदि दो वस्तुएं जिनका की इकाई द्रव्यमान है वे इकाई दूरी पर रखी गई हों तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल के मान को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। फिर से समझो इस बात को। यूनिट को 1 kg में कैसे? 1 kg यूनिट मास है, 1 kg। दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स, ये तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन यूनिट मासेस separated at unit distance is called as universal gravitational constant। पहले भावन रिपीट करेंगे फिर ध्यान से सुनो फिर तुम करना। बोलो हिंदी में बोल। आप बोलो। Sir, the force of attraction between two unit masses separated by unit distance, that is 1 meter. So the force of attraction that is applied on it is the universal gravitation constant. सर समझ नहीं आया। सर अगर हम यानी कैवेंडिश ने ये रख लिया, जी को जी रहने दिया, तो और जब ये रखा तो इस इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स को मेजर किया, वो ये पाया गया, तो उससे जी की वैल्यू क्या निकल आई? अगर ये सब चीज 1 हो जाए तो क्या सिर्फ जी बचेगा और जी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? सर एफ को क्या रखा? एफ को निकाला उन्होंने, एफ को जैसे मैंने बताया टॉर्शनल थ्रेड से निकाला, वो अलग बात है, लेकिन जो भी उन्होंने फोर्स निकाला उनके बीच में वो इतना आया और यहाँ क्या बचा बताओ? 1 रख देने पे जी बचा कि नहीं? तो दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन यूनिट मासेस kept at unit distance। यूनिट मास का मतलब समझती हो? 1 kg का मास। सो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन यूनिट मासेस kept at unit distance is known as universal gravitational constant। मैंने रिपीट करो, क्या चीज बताई बोलो, समझो इस चीज को। अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच में? बिटवीन 2 1 kg मास, बिटवीन 2 1 kg मास separated by 1 meter is called,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, इसे कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट्स वैल्यू वाज डिटरमाइंड बाय हेनरी कैवेंडिश। इसको किसने पता लगाया? इट्स सर अगर 1 kg है तो 1 मीटर होना चाहिए। रख दिया ना, सर 2 kg हुआ तो 2 मीटर हो। हाफ मीटर, उसको नलीफाई करो, इस चीज को 1 बनाना है। जब आप 2-2 kg 4 रखोगे तो हाफ रखोगे तभी तो 1/4 आएगा। वह मतलब उसी हिसाब से बढ़ाओ, हाफ नहीं फिर सर 2 2 रख दो, 2 रख दो, तभी वो कट जाएंगे, है ना। चलो अब ये देखो, इट्स वैल्यू वाज डिटरमाइंड बाय, हाँ हमेशा किसने डिटरमाइन की? सुनने की कच्ची हो। हेनरी कैवेंडिश। चलो अब देखिए, सर जब आपने अब जी लिखा है सेकेंड लाइन पे तो फिर उधर एल स्क्वायर पीजी स्क्वायर होगा। वो सब तो लेंगे, यूनिट कहीं नहीं जाती। सर 1 हो जाएगा सर तो इसके नीचे वाला यहाँ पे लिखा जाएगा। सर एनएम स्क्वायर। हाँ पूरा लिखना पड़ेगा। अभी n हो जाएगा और ये kg है तो ये नीचे आ जाएगा kg स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा? क्योंकि यूनिट तो नहीं कर सकते ना, यूनिट तो सरवाइव करेंगे, नंबर 1 हो जाएंगे। अच्छा अब देखो कि क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on 1 kg object at surface of earth, surface of, कहने का मतलब है कि अर्थ की सरफेस पे अगर 1 kg की कोई चीज रखी है तो उस पर कितना फोर्स होगा? ये अर्थ है और अर्थ पे एक 1 kg की चीज रखें, ये 1 kg की चीज। अच्छा अर्थ का रेडियस का 1 kg तो बहुत जरा सा 1-2 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता, अर्थ तो 6400 किलोमीटर। तो अर्थ का रेडियस कितना है बोलो? 6400 किलोमीटर। जो एग्जाम्पल 7.1 9.1 आपने किया था, क्या उसमें अर्थ का रेडियस था? अर्थ का रेडियस नहीं था उसमें, उसमें उनके बीच की डिस्टेंस थी, अर्थ और मून के बीच। लेकिन अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा हो, लेकिन इतना अर्थ का रेडियस है, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ स्नेहा, अर्थ का मास क्या था? 9.1 क्वेश्चन में तो तुमने पढ़ा था, बोलो अर्थ का मास। हाँ बोलो। 6 × 10 to the power 24। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ कितना था? 6 × 10 to the power 24। ठीक है। अच्छा अगर अभी मैं इसको m मास लेता हूँ, बाद में 1 kg ले लूंगा, अभी m लेता हूँ। किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना ले लिया? तो अब इनके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाओ। एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? सर 1 kg निकालने से ग्रेविटेशनल फील्ड आती है। हाँ एज पर यूनिवर्सल, अभी वो भी बता देंगे, ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? लक्षिता बताओ जरा फार्मूला। F इज इक्वल टू, अलग सही है, तो दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पर मैं G रख रहा हूँ, m1 की जगह मास ऑफ अर्थ रख देता हूँ और ऑब्जेक्ट 1 ले लिया, और d की जगह क्या रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर रखते हैं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर अगर कोई चीज है, बॉल 2 सेंटीमीटर से होने से क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? कहाँ 6400 किलोमीटर, वो डिस्टेंस तो अप्रोक्सीमेट है, तो मैं इसी की डिस्टेंस ले। ओके अच्छा
तो ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.673 होती है और इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24। इसको m लिख दो। और रेडियस कितना होता है? इसको जरा कन्वर्ट तो करो, इसको आना कन्वर्ट करो जरा मीटर में। मीटर ओके 6400 1 किलोमीटर से 4000 बताओ अर्शिता बताओ 6 लाख 40,000 कितने जीरो लगा दें? दो और लगा देना। निष्का दो ठीक रहेगा ना? कितने लगा? तीन, क्योंकि 6400 इंटू 1 किलोमीटर दैट इज 6400 इंटू 1000 मीटर। है बात सही कि नहीं भाई? 4 किलो आलू का मतलब 4 टाइम्स 1 किलो आलू, और 1 किलो आलू को बदल दो, यही हुआ। तो कितना हो जाएगा? 5 जीरो है, 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। और इसमें भी अगर मैं डेसिमल लगा दूं तो क्या 10 बाहर निकाल लूं? तो इसे क्या लिख लूं? अगर मैं 6.4 लिखूं तो एक 10 और निकल आएगा ना, तो 10 उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो 10 टू द पावर 6। मानसी इतना ठीक है कि और कुछ करना चाहिए? रुक जाओ सर, वो स्मॉल m 1 बताओ, इतना ठीक है कि कुछ और करना चाहिए? हाँ बोलो। सर करेक्ट। जैसा कि हर्षिता ने बताया सर, स्क्वायर और लगा देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो सब चीज लिख ली। m को 1 बाद में रख देंगे। अब ये देखो, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स का। आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कुछ फार्मूला आता है? ma f की जगह क्या रख सकते हो? तो ma, ये ma हो गया। ओके, तो बताओ मास से मास कैंसिल हो गया, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का मास m ही है, उसी के बारे में तो बातचीत हो रही है। वहां पर भी उसी मास की ही बात की थी। किसने बात की थी? न्यूटन ने ही, और ये भी न्यूटन का ही चैप्टर है। तो किसी मास की बात की गई, वो मास दोनों एक ही बात हो रही है, तो उसे हटा दिया। अब ये ए हो गया। लेकिन बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई चीज छोड़ दी जाए तो ग्रेविटी भी तो उसे अपनी ओर एक्सीलरेट करती है, क्या उसे जी कहते हो? स्मॉल सर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर कोई चीज छोड़ दी जाए तो हर सेकंड बाद तुम देखो उसकी स्पीड 9.8 मीटर और बढ़ जाएगी। ये अभी 0 पे छोड़ो और 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड देखो 9.8 हो जाएगी, फिर 1 सेकंड बाद और देखो तो 9.8 और बढ़ जाएगी 19.6, फिर 1 सेकंड बाद और देखो। समझ आई बात कि नहीं? तो मतलब पर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ती है अगर ग्रेविटी किसी चीज को खींच रही है। तो जो व्यक्ति बहुत ऊंचाई से गिरता है उसकी स्पीड लगातार बढ़ती, तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन यही हम यहाँ से गिरे कहीं मरे, थोड़ा बहुत गिरने पे हमारी स्पीड उतनी बढ़ी नहीं। अगर मैं यही 10 मंजिल से कूदा होता तो पहले सेकंड में मेरी 9.8 होती, एक और सेकंड होता तो 19.6 हो जाती, कितनी बढ़ जाती, तो सब नारियल की तरह फूट जाता। हो सकता था कि नहीं? लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है? द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज स्मॉल जी। उसी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखे बोलो? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी हेडिंग क्या है? दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। पढ़ो, बुक में लिखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी, लिखा ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। उसका क्या नाम होगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण। एंड डिनोटेड बाय, हाँ ना, सेंटेंस पूरा करो। and denoted by 9.8 meter per second. आप बताओ। Sir, small g. Small सही है। इसको क्या लिख देते हैं? a इज इक्वल टू जी हो गया, तो इसको अब हम लिख दें पुट a इज इक्वल टू जी। a की जगह g लिखो, क्योंकि ग्रेविटी कर रही है वही चीज, लेकिन ग्रेविटी खींच रही तो g लिखो। इससे पता चलेगा कि चीज नीचे गिर रही है। सही है, वो भी तो फोर्स है। नाउ g
तो G इज इक्वल टू ये कितना है 6.67 है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आप अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हो 6.7 ले लो, पिछले सवाल में लिया था कि नहीं। अब इंटू 6 और अपॉन 6.4 इंटू 6.4। अच्छा पावर सब एक साथ रखो जरा, और प्लस 10 टू द पावर 24 और नीचे क्या आ जाएगा, तो ये G की वैल्यू से निकल आएगी ना। सोचिए देखो, इसको मैंने 6.7 लिख दिया, 6 से लिख दिया, और इसको 2 बार लिख दिया, ये भी 2 बार लिख दिया। ठीक, और इस A की जगह क्या लिख दिया, पहले F की जगह MA लिखा, ये क्या लिखा बताओ, F इज इक्वल्स टू MA, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति के द्वितीय नियम से। सही है, तो ये लगा दिया, ये ग्रेविटेशनल से लगाया और वो सेकंड लॉ से, और दोनों को इक्वेट कर दिया। अब जरा देखिए, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा देते हैं, एक ही हट पाएगा। चलो एक में मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए ऊपर वाले। चलो एक को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर 40.96 से भी तो कर सकते हैं सर हाँ बताओ, सर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन अभी छोड़ दो, क्वेश्चन हटा दो, अभी हम लोग निकाल रहे हैं दैट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन करेंगे। सर। हम ये पता करना चाहते हैं, लास्ट क्लास में भी क्या तो कैसे समझ जाएंगे। अभी थोड़ी आज तो वेट एंड वॉच की नीति अपनाओ, ठीक है। दूसरे लोगों को देखो कि वो कैसे समझ रहे हैं, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो, बाकी तुम ही अपना समझने लगोगी धीरे धीरे। वो वीडियो नहीं देखा होगा ना तुमने लास्ट में, तो कैसे समझ में आएगी। चलो अब G क्या है 6.7, देखो 2 डेसिमल हट सकते हैं, और ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, क्या 60 हो जाएगा, 67 इंटू 60 और 64 इंटू 64, देखो बढ़ा दिया, और वहां क्या लिखोगे बोलो पावर में 10 टू द पावर 24 माइनस 11, बोलो ये दोनों भी 6 ऊपर चले गए, तो -6 और -6 कितना हो जाएगा, इसको 30 4 से कट कर लो, 4 1 is 4, 4 6 is 24, 4 1 is 4, 4 5 is 20, और तो नहीं कट हो सकता। इनको मल्टीप्लाई करके बताओ जरा, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, -11 -12 तो -23 हो जाएगा क्या, ऊपर का मल्टीप्लाई करो। इस फार्मूले को तुम समझ पाई हो लक्षिता की नहीं समझ पाई, यही मुख्य है, अब इसी से आएगा थोड़ा तो। सर 1005 ऊपर, डेसिमल अगर नीचे का डेसिमल हटाओगे तो वो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। सर ऊपर देखो, 1005 हाँ, आएगा। मान लीजिए अगर आपके पास आपको ये हो कि ऐसा किया जा सकता है 1/0.2 हो, तो ये डेसिमल हटा के एक जीरो बढ़ा देते हैं, ऐसा पता है कि नहीं, तो वैसे ही डेसिमल हटाए तो उसमें जीरो लगा दिया। नीचे कितना आया ऊपर, ऊपर का 1005 1005 सर, ऊपर का 1005 और नीचे का 1024। 1005 आ रहा, यस सर, 1024। ऐसा आ गया, यस सर। ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, ये 10 आ गया क्या, -23, और ये 1005 1024, तो 1005 इंटू 10 हो जाएगा क्या, यस सर। तो उसको लिखो 10050 और 1024, जीरो से बढ़ा दिया, इसको 2 से कट करो हर्षिता, 2 से कट करो, इसको बताना 2 से कट करो, बोलो ऊपर कर कट करो, 5 0 2 5, सही है, 2 से कट कर दिया। अब बोलो 512 और 5024, इसको इससे करो, 1 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 512 जाएगा लक्षिता, नहीं जाएगा ना, 9 टाइम्स ले जाओ, 9 से करो मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 8 10 और 9 5 जा
तो वहाँ पे आपने 5024 की लिखा था। कहाँ पे बोलो? सर वहाँ पे 5025 तो डिवाइड 50255। अच्छा अब इसे करो 9 5 या 45, तो 46 कितना बचा? 7 1 और यहाँ कितना बचा? 4 4 और डेसिमल लगाओ और एक जीरो बढ़ाओ, फिर 8 टाइम्स ले जाओ। बोलो 8 2 जा 16 16, 8 1 is 8 और एक 9 और 8 5 जा 48 लगभग इक्वल आ गया। तो ये कितना हो गया बोलो? 9.8 9.8। सो दिस इज 9.8। ये जी है और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखिए फ्री फॉल क्या होता है। सर जब इसको सॉल्व करते होगे तो बीच ऑफ द सेंटेंस लेगा उसको भी लिखना है। अगर आप ये ना लिखें तो a इज इक्वल टू b, खुद ये लिखो कितना लिख देने से चल जाएगा। उसका एक अलग क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन बुक का है कि उसे क्या कहते हैं, तब हम लिख देंगे। अच्छा आप समझो फ्री फॉल। इफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट देन इट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये चीज अगर तुम यहाँ से गिराओगे, ये मानिए अगर यहाँ से मैंने गिराई तो ये धरती पर यहाँ जा रही, क्या ऐसा कहना ठीक है कि नहीं? उन्होंने मना कर दिया, बोले नो सर ऐसे आपने कैसे दिखा दिया। ये इसके सेंटर को इससे मिलाओ क्योंकि इट इज ए सेंट्रल फोर्स। बहुत बड़ी बात कही है मान्या ने, नाइन्थ के बच्चे नहीं बता पाए। उन्होंने बोला सर आपने ये तो पहले ही दिन बता दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। अगर दो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और मैंने वहां छोड़ दिए तो कहते ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। बोले नो सर इट इज ए सेंट्रल फोर्स। हाउ कैन यू से दिस? अगर हम धरती पर ऊपर से गिरे तो क्या टेढ़े गिरेंगे कि सेंटर की ओर? हमेशा तुम्हें धरती का सेंटर चाहिए तो पेन छोड़ के देख लो, जहां ये जाएगा वहीं पे नीचे खुदाई शुरू कर दो, वहीं सेंटर मिल जाएगा, उनको सेंटर ही मिलेगा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से फ्री फॉल क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट देन it moves downward due to gravitational force under an acceleration of 9.8 meter per second square, and this is a case of free fall. Repeat karo. Sir, if an object is released from a certain height, then it moves down under gravity to the center of the earth with an acceleration of 9.8 meter per second. Center of earth नहीं लिखेंगे, बस it moves down, ठीक है, towards earth प्योरली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दूसरा फोर्स उस पर काम ना कर रहा हो तभी तो इसका नाम फ्री फॉल रखा गया। फ्री फॉल का मतलब है कि और कोई फोर्स काम ना कर रहा हो, ठीक है। सो इफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज्ड, just released from a height, then it moves downward purely under gravity. This is called free fall. Now define free fall and calculate the value of G. Free fall हम आपको देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे, ये देंगे, ये नहीं देंगे। वो नहीं लगे, नहीं लगे। फ्री फॉल एंड कैलकुलेट। सर ये लिखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एंड डिनोटेड बाय जी। समझ आई बात? जस्टिन ने जो कहा क्या तुम उससे एग्री करती हो? MEN/B² या RE²। जस्टिन का कहना सर आपने F की जगह mg लिख दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया? RE², यही तो बोला, और MM काट दिया
तो क्या हम ये मान लें कि जी का फार्मूला m/r², जहां ना जी बदलने वाला है, ना मास ऑफ अर्थ, ना रेडियस। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है। क्या बताएं हम? बोले फार्मूला ये है, और आपने बात ही बात में ma लगाया, फिर mg कर दिया, मास को हटा दिया दोनों तरफ से। तो क्या हम ये माने कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जी? तो जी का फार्मूला बताओ। बहुत बड़ी बात, आप भी बोलो जी। अच्छा ये सर अगर हमें किसी और ऑब्जेक्ट का सर एक्सेलरेशन ड्यू टू सर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा तो भी सर हम ये फार्मूला क्या? सर नहीं, और कहीं। किसी से और ऑब्जेक्ट का सर हमें सर ग्रेविटेशनल फोर्स सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा तो ये फार्मूला यही है जी, यही है। सर बस मास और रेडियस बदलने पड़ेंगे लो और सर। भी अच्छा। बोले सर मून के लिए फिर मून का मास रख देंगे क्या? हम मून करेंगे सर वहाँ पे जी लिखेंगे या ए लिखेंगे? हैं? वहाँ पे तो ए लिखेंगे। अगर कभी भी ग्रेविटेशन की बात आती है तो जो Acceleration ग्रेविटी की due to वजह से gravity। एक्सीलरेशन, जी एक्सीलरेशन ही है लिखे। जी क्या है? तो वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। तो फार्मूले में तुम्हें क्या क्या करना है, पहले ये फार्मूला लगाओ, ये सब चीज भूल जाओ। तुम्हें क्या क्या नहीं करना है, ये सब फालतू की चीजें हैं, वो तुम्हें बताने के लिए। इतना तो रख लोगे ना, m से m काट देना, जो यहाँ दिया ये सब नहीं दिया रहेगा, आपको बस इतना दिया रहेगा। और इसी के लिए तुम्हें बतानी चीज, तो सब चीज रख लेना। इसको तो मीटर में बदल लोगे। सर रेडियस रेडियस है अर्थ का रेडियस है, यही है अर्थ का रेडियस, नहीं है? इसको मीटर बदल लेना, नीचे रख देना। जैसा मानसी ने बताया था कि सर इसका स्क्वायर करना था, आप भूल ही गए, फिर हमने तुरंत स्क्वायर किया। ये सब रख लिया, m से m कट गया, एक की जगह g रखा, g की वैल्यू निकाल दी। और दूसरी चीज, राइट द फार्मूला ऑफ स्मॉल जी, जरा बताओ तो। फॉर्मूला स्मॉल जी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी डॉट m e बाय r e स्क्वायर। सही, राइट फार्मूला ऑफ तो वो ऐसे निकाल लेना, एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप। इसको नोट कर लो, फाइंडिंग फार्मूला ऑफ स्मॉल जी, इसे नोट कर लो। चलो हटा दें बाकी चीजें। सर 2 मिनट। ठीक है, दोनों चीज लिखना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी लिखना। अब हटाया जाए, हो गया। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में उसका मतलब कैलकुलेशन करके ये तो फार्मूला है ग्रेविटेशन का, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का मल्टीप्लाई अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, उसमें एक हमने कांस्टेंट लगा दिया जो कि जी है, ठीक है, ग्रेविटेशन। इतना ही फार्मूला, उसी पे हमने ये सारी वैल्यू रखी है। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या है, बताओ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो बात समझ आई? फिर न्यूटन ने क्या किया बताओ, इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था, जैसे न्यूटन के सेकंड लॉ में लगा था के, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, 6.7 रख देना आप अपनी सुविधा के लिए, 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसे आप थोड़ा कम रखते तो 9.8 के बाद जो बच रहा था वो भी नहीं बचता, क्योंकि हमने बढ़ा के रख दिया था तो इसीलिए बच रहा। सोच रहे बात को? अब हमने यहाँ इसको 7 कर दिया, बढ़ा दिया, नहीं तो 6 7 रखते तो क्या बचता वहां पर? बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। और बहुत एग्जैक्ट चाहिए तो न्यूटन ने इसे 9.79 निकाला। चलो अब इसे मैं हटा दे रहा हूँ, ये नोट कर लिया ये चीज। सर जो फॉर्मूला जी का लिखना भी है पूरा कैलकुलेट कर क्या? फिर डायरेक्टली लिखना जी का फॉर्मूला है, फिर दिखाना है स्टेप। 3 स्टेप लिखना है जैसे बताएं। चलो, जब किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा जाए तो सो इफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट, ये बहुत ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इससे मैं छोड़ रहा हूं, तो अगर इसकी शुरू की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड बाद इसकी कितनी स्पीड हो जाएगी? तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा। फिर 1 सेकंड और होने दो, फिर इसमें और इतना ही जुड़ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड और होने दो, that is 27, 29, that is 29.4 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो that is change in speed per second is known as acceleration। तो उसका acceleration इतना बढ़ता चला जाएगा। बात समझ आई? अच्छा, तो मान्या अगर कोई भारी चीज गिराई जाए और हल्की चीज गिराई जाए तो दोनों में जल्दी कौन गिरेगा? दोनों एक ही टाइम पे। दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे। ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, मान्या भी और भाविन भी, कि सर तो दोनों तो एक ही टाइम पे गिरेंगे। इसी बात को सिद्ध करने के लिए गैलीलियो ने पीजा की लीनिंग टावर ऑफ पीजा से 2 चीजों को गिराया, भारी और हल्के को। इन्होंने कहा एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हमने तो दोनों तरफ मास कट कर दिए थे, तो क्या वो मास पे डिपेंड रहा? सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हाँ, लेकिन एयर ड्रैग नहीं होना चाहिए। क्या चीज बताइए? अगर हवा होगी तो पेपर लहराता लहराता गिरेगा, वैक्यूम में होना चाहिए। तो इस तरीके से ऐसा ही कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग जो गैलीलियो ने की थी, पीजा से गिराया, वही यहाँ पर भी है। तो अब ये देखो, जो इसके अंदर कबूतर का एक पंख है और एक पत्थर है, तो इन दोनों को गिराया जा रहा है, ये देखिए। लेकिन इसमें हवा है, तो इसमें आप ये देखोगे एक पहले गिरा, दूसरा बाद में गिर रहा है कि नहीं? लेकिन इसी को मैंने वैक्यूम में करके भी दिखाया, 2 अलग अलग केस। तो वैक्यूम वाला देखो तो उसको जरा ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जरा सा होगा तो वैक्यूम सील टूट जाएगा। तो इसको किसी से टक्कर नहीं। इसमें 2 चीजें हैं, यू सी दैट वन इज मेटल पीस एंड वन इज फेदर। चेक करो और इसको उलट पलट के देखो, क्या दोनों एक ही टाइम पे आते हैं? जबकि इसमें हवा यहाँ से जा सकती है, लीकेज हो गया है, तो इस वजह से एक पहले आ रहा है, दूसरा देर। हवा के होने से अलट पलट के देखो तो देखो एक पहले जा रहा है और दूसरा बाद में। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है। इसमें दोनों आप देख लो, कबूतर का पंख दिख भी रहा है, छोटा सा टुकड़ा, और एक मेटल पीस है, एक साथ गिर रहे हैं कि नहीं? ये चीज। तो 2 ऑब्जेक्ट्स of different masses if released from same height reaches to ground at same time। So क्या बात कही गई? 2 objects of different masses if released from same height। ऐसा उन्होंने कहां से किया था? या लीनिंग टावर ऑफ पीजा से किया था? और यहाँ से एक बहुत भारी चीज और एक कबूतर का पंख गिराया और ये दिखाया कि दोनों का एक ही टाइम पे गिरा। समझ में आई बात कि नहीं? सो फ्रॉम सेम हाइट एट सेम टाइम, एक ही सर इस समय चीज को मून पे भी टेस्ट करा गया था। then it reaches to ground
एट सेम टाइम, ठीक है, ये बात है। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ओके। चलो अब इसमें ये तो मेंशन करनी कि वो वैक्यूम में होना चाहिए। हाँ, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ड्रैग, मतलब ड्रैग फोर्स से होना चाहिए। सो इट शुड, सच एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन वैक्यूम, ठीक है। सो सच थिंग शुड हैपन इन फ्री स्पेस, ये कहाँ होना चाहिए, वैक्यूम। सर तो हम वही लेकिन कंडीशन मान के चलेंगे। सर इन्होंने कैसे करा सर, वहाँ पे तो हवा होगी ना। हवा होगी तो वही सब चीजें, उन्होंने दोनों भारी चीजें ली होंगी, दोनों पे एयर ड्रैग उतना नहीं होगा, लेकिन एयर ड्रैग फिर भी हल्की चीज पे ज्यादा लगेगा। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 9.2, a car falls from a ledge and drops to ground 0.5 सेकंड। एक यहाँ पहाड़ी है और यहाँ से कार गिरी, और कार गिरने के बाद बताओ नीचे कितने समय पे पहुंच गई। तो ये लेग से गिरी है और ये नीचे गिर गई है 0.5 सेकंड लिया, और कितनी हाइट से गिरी, दैट इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं दिया है, लेकिन अब यहाँ से गिरी तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। ये फ्री फॉल का केस है। टाइम भी दे दिया है, टाइम कितना है 0.5 सेकंड। समझो इस बात को, फॉर डाउनफॉल ए कितना लिया जाएगा, और फॉर बताइए इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड, मान लीजिए कोई चीज नीचे आ रही है, डाउनवर्ड मोशन, तो जो ए है उसे जी के इक्वल ले लिया जाएगा, और फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन ए को माइनस जी लिया जाए। चेक करो, जी जी हमेशा पॉजिटिव है, अभी तुमने कैलकुलेट कर लिया, जी में कोई माइनस का साइन आ रहा है क्या, जी का फार्मूला क्या था बताइए, जी एम ई और अपॉन आर ई स्क्वायर, तो इसी की वैल्यू ही तो 9.8 आई थी। तो इसलिए, लेकिन जब तुम कोई चीज ऊपर फेंकते हो तो क्या उसकी स्पीड घटते घटते कम हो जाएगी और फिर रुक जाती है और फिर लौटती है। तो अपवर्ड मोशन रिटार्डेड मोशन होता है और डाउनवर्ड में बढ़ती ही चली जाती है। बात समझ आई कि नहीं? अब करके देख लो, बच्चे को उछालो, फिर हवा में उछलेगा, फिर हाथ में आ जाता है। ये तो नहीं होता कि उछालते ही वो सैटेलाइट पे चला गया, लो चला गया, ऐसा नहीं होता कभी कि उछाला कर तो उछाल दिया तो गया, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या ऊपर जाके रुकेगा और फिर उसके बाद पैराग्लाइडिंग करते हुए तुम्हारे हाथ में फिर से ये चीज। सो अब ये कार नीचे आ गई है एंड इट इज ए फ्री फॉल मोशन। देयर आर, तुम तो हाँ बताओ, वहां से वहां बता रही, पूरी क्लास करप्ट कर दे रही, कितनी बोल्ड है। बोल्डनेस देखो, जैसे किसी को क्लास खराब करवानी है ना, इसको हायर करके ले जाए। अब ये देखो, दैट इज V is equals to U plus AT। हाँ निष्का, बोलो अपवर्ड मोशन के लिए फार्मूला कैसे मॉडिफाई होगा, बताओ। पहले इससे पूछा फिर तुमसे, फिर तुम दोनों में तुलना होगी कि वास्तव में किसका माइंड ठीक है और किसका ठीक है। आप बताओ, रुक जाओ, इसे बताने तो पहले अपवर्ड मोशन के लिए फार्मूला मॉडिफाई करो, आप करो। V equals to U minus T, U minus GT। देखा, फर्क देख लिया, ये चक्कर होता है मोटे दिमाग और पतले दिमाग में। तुमने देखा कैसे फर्क होता है, बातचीत नहीं करते। चलो अब तुम्हें एक और ट्रायल देते हैं। दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अपवर्ड मोशन के लिए मॉडिफाई करो, आप करो। So S equals to UT plus half minus G into T square। समझ आया फर्क? एक और दैट इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर। ये पिछले 10 मिनट से देख ही नहीं रही है बोर्ड पे, ये दूसरों को ही नहीं डिस्टर्ब कर रही है, क्लास को ही नहीं डिस्टर्ब, खुद भी करप्ट हो रही है। ऐसा नहीं होता है। आप बताओ, इसको करो।
वो भी डिस्टर्ब होती, बगल में बैठी है, अब संकोच की वजह से बोल नहीं पा रही, उसको दोस्ती है, ठीक है, क्या डिस्टर्ब नहीं होती होगी? ये उछल कूद कर रही है, वो सैटेलाइट की तरह घूमती रहती है ऐसे, वो जितनी देर आती है ना मैनूवर कर रही है, उससे कब रुक के बैठ जाए तो इनाम मिल जाए, बैठ नहीं पाए पूरे टाइम, खुद भी नहीं बता पाई। समझ में आई बात कि नहीं? तो फॉर अपवर्ड मोशन क्या होगा? दैट इज ये माइनस जी हो जाएगा, वहां लिखा है, देखे तो देख के कोई बता दे। और डाउनवर्ड मोशन प्लस जी। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए अब कार नीचे गिरी, सो कार नीचे गिरी, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दैट इज इक्वल्स टू, पूछा गया वेलोसिटी विद विच, ये व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वी कितना है? सर ओके, तो कौन सा इस मोशन का फार्मूला लगाया बताइए? सर v इक्वल टू u प्लस 80 u प्लस gt 80। अब a को रिप्लेस कर दो, a को किससे रिप्लेस कर दो? g चूंकि चीज नीचे गिर रही है इसलिए g लगाओ, ऊपर जाती तो माइनस g कर देते। बोलो बात समझ में आई? नहीं समझ आई? सर वो फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब होता है जब रिटार्डेड मोशन होता है तो क्या एक्सीलरेशन निगेटिव होता है? निगेटिव होता है। अगर ऊपर फेंकोगे तो उसी की स्पीड हर सेकंड माइनस कम होगी। चलो मैं ये बता दूं आपको, मान लो तुमने इस बॉल को ऊपर फेंका और ये 50 मीटर पर सेकंड से गई, तो बताओ एक सेकंड बाद मान्य इसकी क्या स्पीड होगी? आप बताइए, आप बताओ। इसमें से माइनस 9.8 कर देगा। इसमें माइनस 9.8 कर दो तो कितना हो जाएगा? 40.2 हो जाएगी। जैसे नीचे हर सेकंड उतना गेन हो रहा है, वैसे ही चीज अगर ऊपर फेंकी जाए तो उतने का लॉस होगा स्पीड में। तो इसकी स्पीड माइनस करो जरा, 50 में से माइनस 9.8 करो, 40.02 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड और हो जाए मान्य तो फिर कितना होगा? डेढ़ लगा रही हो। अब हमें मालूम है, मैं लिख देता हूँ जो तुमने कहा 31.2 लिखना है। 40.2 में से इसने 9.8 माइनस किया, 31.4 मीटर पर सेकंड। तो बोलो जब अपवर्ड मोशन हो तो एक्सीलरेशन कितना है? माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब डाउनवर्ड मोशन हो तब एक्सीलरेशन कितना है? प्लस। लेकिन 9.8 को तो जी भी बोल सकते हैं, तो अगर मैं माइनस जी बोल रहा हूँ तो ठीक है, जी की वैल्यू नहीं। बोलो बात समझ आ गई? यही तो जी है। अपवर्ड मोशन में माइनस 9.8 लेना और डाउनवर्ड मोशन में, क्योंकि घट रही है ना स्पीड, इसलिए अगर बढ़ती जाती तो तुमने बॉल उछाली तो छूट जाती, बढ़ते बढ़ते निकल जाती वो, लेकिन छूटती तो नहीं, स्लो डाउन होकर जीरो होती है, फिर हाथ में आ जाती। फिर कोई खेल नहीं रहा होता, कहीं भी कोई नहीं खेलता। चलिए, तो अब हमारे पास ये चीज हो गई। सर माइनस जी का सर प्रूफ भी होगा, वो तो बेसिक, ये एक तरीके का एक्सियम है, जैसे नीचे फेंकने में वैसे ऊपर फेंकने में एक ही चीज है, वो एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। अब देखो, अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो आना इसमें सारी वैल्यू प्लेस कराओ। कोई नीचे आ रही है सर, तो 9.8 v is equal to u plus 80. So v is equal to u है इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सीलरेशन हमने g ले लिया 10 मीटर पर सेकंड अच्छी बात है, क्वेश्चन में चल ही दिया। इनटू अब 0.5। अच्छी बात, तुमने तो पूरी बात कह दी। तो कितना हुआ बताओ? सर 10 इनटू 0.5 कितना हो जाएगा? 0.50। कितना हो गया? 0.50 तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका सेकंड पार्ट करो, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया ये समझ में आया? लक्षिता भी नहीं है? तो अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो प्लस जी लगाओ, और ऊपर जा रही है तो माइनस जी। अब अगले क्वेश्चन में आदित्य क्या कहा गया, क्या पूछा गया? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड? आप मुझे बताइए, जब ये बिल्कुल नीचे गिरने वाला था इसकी कितनी स्पीड पाई गई? 5 मीटर पर सेकंड। और ऊपर कितना था? 0 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड जब आपने मोशन का चैप्टर पढ़ा था तो u प्लस v बाई 2 होती है।
इस साइड एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? v प्लस u अपॉन t इनिशियल स्पीड प्लस माइनस स्पीड अपॉन 2 इनिशियल 0 थी और ये 5 थी, ये 2, तो कितना हो गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड. अगला सवाल देखो. That is how high is the ledge? अब वो पूछ रहा है इस h को बताओ. h ही s है. h भी बोल सकते हैं बस, लेकिन s बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हाइट है तो h लिख दें. है वही फार्मूला. तो that is h is equals to क्या लिखते हैं बताओ थर्ड के केस में? h is equals to ut. हाँ ना, सेंटेंस ये करो जरा फार्मूला कंप्लीट. ut plus half into 80. So into g जी लिख दे. जी minus माइनस क्यों करना चाहते? कार तो नीचे गिरी है. g square. क्या लिखा है? Half h is equal to ut plus half सही है. प्लस हाफ वैल्यू प्लेस कराइए. u 0 into 0.5 plus half into 10 meter per second into 0.5 into 0. बहुत अच्छा, अच्छा बताया आपने. चलो तो इससे कितना आ जाएगा? सर उसे 2 से 5 काट दीजिए. 0 आ जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ. 2 से इसे कट करो तो 5 आया. अच्छा 0.5 इंटू 0.5 मदन 0.5 इंटू 0.5 बताना नहीं, बताओ. क्योंकि जो सबसे सरल सवाल है 9th का मुझे लगता है वो भी ये नहीं बता पाए. बताओ 0.5 इंटू 0.5. हाँ ठीक है. चलो कोई दैट इज 0.25. ठीक है. ओके श्रेया 5 इंटू 0.25. Sir, 1.25. सही. दैट इज 1.25. इसको कंक्लूड करो श्रेया. कंक्लूड करिए. हाँ दैट इज द हाइट ऑफ लेज. इस लेज की हाइट कितनी है? 1.25. 1.25 मीटर. That is height of ledge is 1.25 मीटर. अगला सवाल देखो. एग्जाम्पल 9.3. एग्जाम्पल 9.3 में क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. एक चीज ऊपर फेंकी गई है निष्का और कितनी हाइट तक जा रही है? 10 मीटर. नाउ कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन. अगर मान लो वो सबसे ऊपर पहुंच गई, यहां से फेंकी गई सबसे ऊपर, तो निखिल उसकी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? सही. तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी. ये u 0 हो गई v और u कितना हुआ ये हमें पता नहीं, इसका नहीं पता. 10 मीटर तक ये उठी है. ठीक है. आप मुझे बताएंगे a की वैल्यू कितनी होगी? एक्सीलरेशन इस पे कितना काम करेगा? अभिषेक अच्छा वो यही दिया है ना. ठीक है. तो एक्सीलरेशन जब ऊपर फेंका जाए तो कितना होगा? पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 जी होता है. सही कि नहीं? चलिए इतनी चीज हमारे पास है. डिस्टेंस भी दी है, v भी दिया है. अब हमें पता करना है वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन. जस्टिन हमें ये पता करना है u कितना है. u है, v है, a है, s है. सर ऐसा कोई फार्मूला जो इन चारों से मिलके बनता है. सर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सही है. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अच्छा 2as ये कह रहे हैं 2as मान्या. अब मैं 2as में कुछ करना चाहती हूँ क्या? a की जगह g रखना ठीक रहेगा. यानी 2as में आप कहती हो
-2as और इसकी जगह, सही है? देख लो, अगर तुम्हें ऐसा नहीं ठीक लगता है तो पहले पूरा फार्मूला लिख के तब रिप्लेस करो। कैसे लिख लो बताओ? b² - u² = 2as। तब तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो हमें आता है। अब हर्षिता इसमें वैल्यू प्लेस कराओ। b² ये तो अच्छा बता रही, मानसी आप बताओ जरा। ये भी अच्छा बता रही। हाँ अच्छी बात है। जस्टिन आप बताओ। सर u = पता नहीं हमें सर, नहीं पता, चलो u² लिख दिया। हाँ = 2 × -9.8 × 10। 10 ये हो गया। हाइट 10 थी तो ये हो जाएगा -u², और वहाँ क्या होगा बताओ? सर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये -19.6 आ जाएगा इंटू 10। 2 से मल्टीप्लाई किया, निगेटिव से निगेटिव कट गया तो u² कितना आ गया? 196। तो u कितना आ गया? 196। जब किसी चीज का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन निगेटिव साइन हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो u कितना आ गया? ये 196 किसका स्क्वायर? 14। u = 14 मीटर पर सेकंड। सही है? 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फिर भेजोगे किसी चीज को तो 10 मीटर जाएगी। 10 मीटर का मतलब 3 मंजिल। 3 मीटर की एक मंजिल होती है, तो 3 स्टोरी तक की ऊंचाई पर अगर आपको भेजना है तो तुम्हें कितने स्पीड से भेजना पड़ेगा? 14 मीटर पर सेकंड। अब अगला सवाल क्या पूछा गया है? दैट इज द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब तुम्हारे पास u भी आ गया है, a भी है, v भी है। टाइम के लिए हर्षिता कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए? u + हाँ बोलो। v = u + at, लेकिन चूंकि ऊपर फेंकी गई है तो मुझे a को किससे रिप्लेस कर देना चाहिए? -g। u - gt। हाँ, अर्पित वैल्यू प्लेस कराइए। मतलब यहाँ लिखते 14 ठीक रहेगा ना? अच्छी बात। अभिषेक बताओ। ये तो यहीं पे 14 बताने है और ऊंचा ऊंचा भेजेंगे। इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। चलो और -9.8 सर इसको v - u by -g भी तो कर सही सकते है? हैं। हाँ? सर इसको v - u by -g भी तो कर सकते हैं = t। ये यही फार्मूला बस मैंने रख दिया, जो करना कर लो। अब फार्मूला उसी से ही तो सब बताते हैं तो 3, और जनरल में देखो तो तीसरा है भी नहीं, 2 ही है। ये तो इसी से बना है, इसी में v की वैल्यू रख देने से ही आ जाता है ना? t की वैल्यू प्लेस कर दिया जाए। चलो अब देखो, इसको यहाँ ले लो, 9.8 t वहाँ लिखो तो यहाँ 14 आया, वो उधर ले गया तो t कितना आ गया? 14/9.8। दोनों को 7 से कट करो जसमिता। ऊपर क्या लिखे? ठीक है, नीचे हाँ। देखो तुम्हारे बीच में ही ऐसे लोग बैठे हैं, तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं सब बैठे हैं। 1.4 7 से काट नहीं पानी, कितनी बुरी स्थिति है। तो मैं ऐसे लोगों पे दया भी नहीं कर सकता। तो 20/14 डेसिमल ऊपर चला गया, दैट इज 10/7। 10/7 कितनी वैल्यू आएगी? सर 7 से कट करोगे तो 1.4 मैंने कई बार पहले भी कैलकुलेट किया, 1.43 सेकंड। तो इतनी हाइट गेन करने में उसने कितना समय लिया? 3 मंजिल तक वो अगर बॉल जा रही है तो 1.43 सेकंड लेगी, और उसे किस स्पीड से फेंकना होगा? सर 14 मीटर पर सेकंड। Yes. So object is to be thrown. Object is to be thrown
by 14 meter per second and it will take its time of flight. इसका उड्डयन काल क्या होगा, कितने समय तक ये हवा में रहेगी, and it will take 1.43 second to reach at maximum height. मैक्सिमम, दोनों डिटेल यहाँ दिए हुए हैं। अब इस पहले सवाल में आपको क्या क्या पता करना है बताओ। U पता करना है और एवरेज स्पीड। T और V एवरेज भी पता करनी है। यस सर। नहीं, इसमें नहीं पता करनी है ना, सर इसमें ये दोनों है। और इसमें क्या पता करनी है ना, एवरेज स्पीड। दैट इज एक। तो इसमें क्या पता करना पड़ेगा, सर स्पीड। V पता करना, V पता करिए, H V एवरेज पता करिए H और H पता करिए। ये तीन इसमें पता करो, वो दोनों इसमें। इसे हटा दिया जाए। यस सर। सर ये स्टेटमेंट्स नीचे लिखनी है। स्टेटमेंट तो जो भी सेंटेंस बेस्ड होंगे ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उनमें करना ही होते हैं ये लोग।